नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 के दूसरे सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लॉकडाउन और कोरोना काल के चलते जहां हम सब अपने अपने घरों में रहने को विवश हो गए हैं, ऐसे समय में भारतेंदु नाट्य अकादमी आप सबके सामने एक नई पहल के साथ उपस्थित हुआ है, रंग समागम 2020। इस वेबिनार के जरिए हम आप सबके सामने ऐसी हस्तियों को लेकर आ रहे हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में एक अहम मुकाम हासिल किया है और अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है जिनका नाम है शुभ्र ज्योति भारत। ये अपनी सीरियस और इंटेंस एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड में अपना एक अहम मुकाम हासिल किया है बल्कि हॉलीवुड में भी इन्होंने बहुत ही जोरदार दस्तक दी है। तो आइए हम लोग सीधे सर के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही अभी तक, और सीधे इनसे हम लोग जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। हेलो सर। नमस्कार। 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 कैसे कैसे हैं सर अभी? क्या बस वैसा ही हूँ जैसे कि बाकी पूरा भारत है इस वक्त। सब अपने अपने घरों में बंद। अब जिनकी मजबूरी है उनको निकलना पड़ रहा है। अ, हमको जैसे थिएटर में तो आपको पता ही है कि हम लोगों को तो घरों में बंद रहने की आदत तो है नहीं, तो इससे तकलीफ बड़ी होती है क्योंकि ये तो सालों की आदत है ना, घर से निकल जाने की। और कहीं दोस्तों में कहीं रिहर्सल कर रहे हैं, नहीं तो कहीं कुछ और काम कर रहे हैं, और जब काम नहीं रहा तो ऐसे ही बैठ के गप्पे मार रहे हैं। तो इस वक्त दिक्कत ये है कि आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। और ये एक समस्या है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी ये समस्या छोटी है। जिनकी जिनकी ये समस्या है कि उनके रोजगार खत्म हो रहे हैं, या जिनके छोटे मोटे जो धंधे हैं वो बंद पड़ रहे हैं, उनके लिए ज्यादा गहरी समस्या है। तो अपने आप को थोड़ा सा भाग्यशाली ही कहना चाहिए कि अभी भी जो है ना, हम कम से कम ऐसा तो है कि हमें उस तरह की दिक्कतें ऊपर वाले की कृपा से अभी तक नहीं हुई। लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। थोड़ा सा अनिश्चित समय है उस बात का जो है ना। एक भगवान से सब लोग बस प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी ही इस चीज से हम लोग को निजात मिले और दोबारा सारी चीजें सही से ही शुरू हो सके। तो सर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे। थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, सर की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। सर ने कोलकाता में अपनी पढ़ाई की, उसके बाद ये बनारस चले आए और वहां पर उन्होंने क्लास 10 तक अपनी पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद 11th-12th इनका मुंबई से शुरू हुआ। और 12th करने के दौरान ही सर ने आपने अमेचर थिएटर ग्रुप के साथ आपका संबंध हुआ, उनके साथ आप जुड़े, और उसी क्लास 12th खत्म होने के बाद सर आपने इंजीनियरिंग करनी शुरू की, और 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में आपने इंजीनियरिंग को छोड़कर सब कुछ किया। और उसी दौरान 4 साल मैं यूं कहूं कि आपने सिर्फ थिएटर की पढ़ाई की। तो सर इस बारे में दर्शक जरूर जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, नहीं असल में सही कहा आपने। मैं मेरी पैदाइश कलकत्ते की है। मैं जी। जात से बंगाली हूँ। मेरा ननिहाल कलकत्ते में है। लेकिन मेरे पिताजी के तरफ के सारे रिश्तेदार पीढ़ियों से बनारस में बसे हुए। तो हमारा पिताजी के तरफ के नाते रिश्तेदार जितने भी हैं, हम लोगों का पुश्तैनी घर भी, पुश्तैनी कहने से ऐसे लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी हवेली है। हवेली नहीं है, छोटा सा घर है, लेकिन वो है बनारस में। मेरे दादाजी क्वींस कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे। मेरे परदादा के बारे में सुना है, वो भी सेंट्रल स्कूल में हेडमास्टर हुआ करते थे। तो हमारे घर में जमींदार कोई नहीं था, शिक्षक थे। मेरी बुआ तक जो है ना टीचर ही थी। और मैं उनके पास रहने लगा बनारस में, और मैं उनके पास ही रहता था और बनारस में पढ़ाई। क्योंकि हुआ यूं था कि कलकत्ते से वो मेरे पापा के यहाँ ट्रांसफरेबल जॉब था, तो वो मुंबई आ गए थे पहले ही। तो मुझे छुटपन में मेरे चाचा जी लेके चले गए थे बनारस। वो सरकारी नौकरी करते थे बनारस में ही। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें इंजीनियर थे वो। तो उसमें वो काम करते थे, और उनका मैं थोड़ा सा चहेता भी था।
तो वो कहने लगे कि अभी ये 2 बच्चों को 3 बच्चों को संभालना, क्योंकि मैं, मेरे बड़े भाई साहब और मेरी एक छोटी बहन, आप लोगों के लिए अभी जाके कहीं और स्थानांतरित हो रहे हैं, तो वहां जाके नए से सब कुछ बसाना है, तो आप जो है ना इनको मुझे दे दीजिए, मैं इनको ले जाता हूँ बनारस, कि हमारे पास है। तो मैं भी काफी एक्साइटेड था उस दौरान, मैं छोटा था एकदम, तो मुझे बड़ा, लेकिन बनारस, क्योंकि कलकत्ते में जो हमारा घर था वो तो बहुत छोटा सा घर था, और बनारस में एक, जब भी हम लोग वेकेशंस में, वैसे भी तो साल में 2-3 बार जाना होता ही था, बचपन से जब से होश संभाला हूँ वही, मतलब साल में 3-3 बार हम लोग बनारस जा रहे हैं, और 1.5-1.5 महीने रह के आते थे। तो बनारस से वाकफियत तो पहले से ही थी, और फिर मैं चला गया बनारस और वहां पे पढ़ाई करने लगा स्कूल में। और मुझे लगता है कि असल में नंबर ऑफ इयर्स से अगर देखा जाए तो सबसे कम साल मैंने बनारस में गुजारे। लेकिन अगर कोई किसी शहर से अगर एक आत्मीयता बनी है तो वो बनारस की है। हालांकि मैं मुंबई में सबसे ज्यादा वक्त गुजारा हूँ, लेकिन और मेरे सारे दोस्त, मतलब सालों से जो हमारे दोस्त थिएटर के जरिए से मिले, और दूसरे दूसरे तरीके से, तो वो सब मुंबई में ही है। लेकिन बनारस की बहुत, मतलब एक इमोशनल कनेक्ट मेरा बनारस से एक अलग लेवल पे है। वो किसी को समझाया नहीं जा सकता कि जी कैसा जी है। मुझे मुझे वहाँ की, क्योंकि हम लोग, आप खुद बनारस से है तो आपको मालूम है कि वो जी सर। जो जो जिस, जैसे मैं बता रहा था, बंगाली टोले के आसपास हम लोगों का घर है, तो वहां से वो पुराना सा है शहर का, तो वहां पे बहुत संकरी गलियां हैं। उन गलियों में जो है ना, अक्सर जो गोबर की बू, मुझे वो भी अभी बहुत याद आता है, मुझे वो भी पसंद। अ, अ, मेरा जो मेरी जो मेमोरीज हैं बनारस की, वो इतनी ज्यादा गहरी है। वो गली को छतों के ऊपर से उछल उछल के, हाई टेंशन वायर के ऊपर से क्रॉस करके पतंग पकड़ने भागना, या नीचे उन गलियों में भाग भाग के जो है ना खेल कूद करना, या कभी बाहर कर्फ्यू लगा है भले ही, लेकिन गलियों में जीवन यात्रा चालू ही होती है, और उसमें बिल्कुल हम बिल्कुल। अपना गंगा जी किनारे तक चले जाते थे। बनारस मुझे बहुत जो है ना, हालांकि अभी तो ऐसा हो गया कि अभी तो मुझे कोई नहीं जानता बनारस में, कौन जानता होगा, क्योंकि जो, मतलब हमारे जो बचपन के दोस्त थे वो भी सब हमारी ही उम्र के हैं, तो वो भी सब बिल्कुल सर। बातदार और सब अपने अपने लाइफ में सेटल हो गए हैं। कई सारे शहर से बाहर भी चले गए हैं। बनारस जो है वो तो मेरे लिए तो बनारस, क्योंकि बचपन में बहुत ज्यादा घूमते थोड़ी ना, अपने ही एरिया में जा रहते थे। हाँ, क्यों चौक से लेके अस्सी घाट तक पूरा जी जो जी। आपका स्ट्रेच है, यस यस। वो स्ट्रेच हम जानते हैं। लंका बीएचयू चले जाते, लंका जानते हैं, आपका जो है ना लक्षा वक्षा एरिया है, या लक्ष्य है। इधर आप दुर्गा कुंड की तरफ संकट मोचन, तो वो हम्म सब जानते हैं। हाँ, लेकिन वही ही एरिया है। उसके अलावा जो, मतलब मान लीजिए स्टेशन के उस तरफ जो कैंट एरिया है, वो सब हम नहीं जानते बहुत ज्यादा, तो और उस जगह का कोई इनहेरेंट कैरेक्टर नहीं है। नहीं नहीं वो नहीं सर, सही वो बात है। जगह जो है शहर का हो सकता है। हाँ वो उधर का एरिया, अगर कोई फोटो खींच के बता, पूछ ले कि बताइए ये कौन सी जगह है, हाँ सर। तो आप नहीं बता पाएंगे कि ये लखनऊ है, या बनारस है, या इलाहाबाद है। वो तो हर जगह एक जैसे ही होता है, नया हिस्सा। बिल्कुल शहर बिल्कुल सर। एक असली जो शक्ल है वो तो पुराने हिस्से में ही होती है ना, उससे हम्म। वो शहर पहचानते हैं आप। तो इसलिए मेरा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, क्योंकि हम पुराने हिस्से में रहते थे। हम्म। खैर, उसके बाद आ गए हम इधर बम्बई, और बम्बई में 11वीं 12वीं के बाद से जब धीरे धीरे थिएटर में इंटरेस्ट जागा और थिएटर करने लगे, तो एनसीपीए लाइब्रेरी में थे, और सुबह जाते थे, सुबह से किताबें पढ़ना शुरू करते थे, और शाम को वहां से निकलते थे। और मैंने नादिरा जी का ग्रुप जो है, नादिरा जहीर बब्बर का एकजुट थिएटर ग्रुप, वो हम्म। ज्वाइन कर लिया था। तो वहां शाम को वहां पहुंच 6:30-7 बजे जो है ना, लोकल ट्रेन पकड़ के अंदर ही पहुंच के वहां रिहर्सल पे जाके रिहर्सल करता था। तो ये सिलसिला चला 4 एक साल। हम्म। जब मैं, मेरा मेरी थिएटर की ट्रेनिंग की, वो थियरी जो एनसीपी लाइब्रेरी में मैंने पढ़ा, और प्रैक्टिकल जो मैंने
एकजुट में और दीगर जगहों पे जो थोड़ा बहुत केटर किया, उतना थोड़ा बहुत मुझे समझने सीखने को मिला। वही मेरी थिएटर की ट्रेनिंग। मैं कोई इंस्टीट्यूट तो जा नहीं पाया। तो ऐसी स्थिति भी नहीं थी घर की, जो है ना, ये था कि नागराज जी ने मुझे 495 में पूछा था एनएसडी जाना चाहते हैं, मैं बात करूं वगैरह। तो मैंने कहा था नहीं 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 नहीं, मुझे माताजी पिताजी को मेरी जरूरत है और मैं 3 साल यहाँ से बाहर जाके रहूं और फिर और रिपेट्री करूं, उसका मेरे पास जो नहीं नहीं, आप सवाल पूछ लीजिए। मुझे लगता है आपने उससे जुड़ा हुआ ही सवाल पूछने जा रहे हैं। यस सर। एक्टर्स ड्रामा स्कूल में, आप जैसे कहा कि आपको लाइक वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि आप ड्रामा स्कूल जा पाए, लेकिन ड्रामा स्कूल में अभी भी एक्टर्स का ऐसा मानना है, क्योंकि मैं खुद एक ड्रामा स्कूल से हूँ, एक्टर्स का ऐसा मानना है कि एक्टिंग पढ़ के नहीं सीखी जा सकती। आप पढ़ के आप एक्टिंग नहीं आप सीख पाएंगे। तो इसमें सर, इसमें आपकी स्टोरी थोड़ी सी उल्टी रही। आपने ये बात बोली है और एडमिट भी की है, बहुत कुछ पढ़ के आपने अपनी चीजों को अप्लाई किया है अपनी एक्टिंग में। ये बात तो हमारे जो सीनियर्स होते थे, ये आज की बात नहीं है। ये जो है ना 70 के दशक से जो है ना चली आ रही है। ये एक कहने की बात हो गई है और ये एक स्टाइल हो गया है। और मुझे इस पूरी बात पे मेरा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वो है कि भाई ये तो पढ़ने की नहीं करने की चीज होती है, हाँ, वगैरह वगैरह। मुझे लगता है, और मैं सभी से माफी मांग के ये कहता हूं कि जिनको पढ़ने से दिक्कत है वो इसको बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं इस बात को। हाँ, पढ़ाई से अगर आपको मुझे ये लगता है कि और हुआ क्या था, देखिए, हुआ ये था कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। मैं बेसिकली तो एकेडमिक से जुड़ा हुआ जो है ना एक लड़का था। जी सर। मैं जब पहुंचा एनसीपीए लाइब्रेरी, वहां किताबों की भंडार देखी मैंने, और किताबें उठा के जो है ना, किसी ने हिस्ट्री ऑफ थिएटर ऑस्कर जी ब्रॉकेट का इसी से शुरू करना है ऐसा कह दिया था। तो मैंने ब्रॉकेट की किताब उठाई, हाँ, उठा के वो, तो मुझे सबसे पहले जो बात अच्छी लगी वो ये है कि यार ये एक भारी एकेडमिक की चीज है यार। इससे मुझे ना बड़ा रीएश्योरेंस मिला मुझे बहुत, कि मतलब लोग ये नहीं कह सकते कि इसमें जो है ना, इसमें क्या करना है होता है तुमको, हाँ, चेहरे पे रंग पोत के जो है स्टेज पे जाके जो है चिल्ला चिल्ला के लाइनें ही तो बोलनी होती है, या उछल कूद ही तो करना होता है, इसके आगे है क्या इसमें? yes, sir. ये अपने आप में एक गहरी अध्ययन की चीज है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये बात जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो उससे उसका एक बड़ा रिएश्योरेंस कि इसमें पढ़ने के लिए ये समुंदर है सामने। आप जीवन भर पढ़ते रहिए, जीवन भर इसमें जो है ना आप शोध कार्य करते रहिए, आपकी पढ़ाई नहीं खत्म होगी। तो मुझे सबसे पहले तो इस बात का जो है ना एक सुख मिला, सबसे पहले तो मैंने ये डिस्कवर किया। अब दूसरी बात ये है कि ये आदत बिगाड़ने वाले काम हमारे जो आपके सीनियर्स ने, जी बिल्कुल, हमारे जो हो ना उन्होंने किया है। उन्होंने इस बात एक अदा बना ली थी कि कहीं भी वो थिएटर के बारे में बोलने जाए या करने जाए तो ये कहते हैं, अरे भैया मैथ्स में तो मैं बहुत ही वीक रहा, 37 मार्क्स मिलते। हर आदमी इस तरीके से, नसीर भाई से लेके, और ये सबके गुनहगार, नसीरुद्दीन शाह से लेके सारे लोग हैं इस बात के गुनहगार। मैं खुला नाम लेके बोल रहा हूँ कि ये सारे ये कहते थे कि हम तो बड़े एवरेज स्टूडेंट रहे, पढ़ाई से तो हम भागने वाले। तो सामने जो बैठा है, समझ लीजिए 20-21 साल का या 17-18 साल का जो भी थिएटर शुरू कर रहा है, वो क्या सोचेगा कि ये देखो इनको हमने स्टेज पे देखा, ये इतना बढ़िया काम करते हैं, और ये तो कुछ नहीं थे, उसके बावजूद काम कर, पढ़ाई की तो कोई जरूरत है नहीं। ये जो हमारे सीनियर्स रहे, ये कभी नहीं बताया कि ठीक है उन्होंने स्कूल में शायद एवरेज स्टूडेंट रहे होंगे या कॉलेज में एवरेज स्टूडेंट होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कितनी पढ़ाई की थिएटर में आने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात वो कभी नहीं बताई, और वो बहुत जरूरी है बताना कि आप अगर एकेडमिक से, और एकेडमिक से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पीएचडी कर रहे हैं या आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं। हमारे शिक्षा व्यवस्था के बारे में सबको मालूम, सबको वो पढ़ना पड़ता है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें कई सारे स्टूडेंट्स एवरेज हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका जो है तो वो जो है ना, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको अगर बेसिकली
एक रुझान नहीं है पढ़ाई की तरफ या अध्ययन की तरफ या जानकारी हासिल करने की तरफ। जी सर। आज की तारीख में तो पढ़ना भी नहीं पड़ता है। आप बैठ के जो है ना यूट्यूब पे देखिए वीडियोस, आप इंटरनेट पे चले जाइए, 36 अलग अलग साइट हैं, आप उसमें हजारों रिसर्च पेपर्स आप चले जाइए, आपको जो सब्जेक्ट के बारे में मालूमात करनी है उस सब्जेक्ट के बारे में आपको विकिपीडिया में मत जाइए, मैं कह रहा हूँ कि उससे थोड़ा सा आगे आगे उस विकिपीडिया के परे आप जब घुसिएगा किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिल सकती हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। और ये इंफॉर्मेशन गैदर करने का ही एक जो नाम जो है ना, ये अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर, आपको अगर दीन के बारे में आपके अंदर कौतूहल नहीं है तो आप जाके फिर रिप्रोड्यूस एज एन एक्टर करेंगे क्या? क्या चीज रिप्रोड्यूस कीजिएगा आप? नहीं तो एक ही जैसा काम, मैं शुभ्र ज्योति ही रह जाऊंगा, हर एक रोल करूं मैं उसमें, क्योंकि मैंने तो कोई अध्ययन किया ही नहीं है फिर। तो अध्ययन करना इसलिए बहुत जरूरी है, और अध्ययन की तरफ एक रुझान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, करने की चीज है। हाँ, एक्टिंग तो करने की चीज है, वो तो सबको मालूम है, इसमें कौन सी जो है ना राष्ट्रीय रहस्य का उद्घाटन हो रहा है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन बात इसकी है कि उसके पीछे जो आपको संदर्भ तैयार करने के लिए जितनी पढ़ाई अध्ययन करना पड़ता है, उसके लिए आपको हर, चाहे आपके जो अलाइड आर्ट फॉर्म्स हैं, चाहे वो आप कविताएं क्यों सीखते हैं भाई, कविताएं क्यों पढ़ते हैं आप? भवानी प्रसाद मिश्र को फिर क्यों पढ़ा? हाँ, वो तो एक्टर नहीं थे। हाँ, या आप कपिलेश्वर की कहानियां क्यों पढ़ते हैं? वो भी अभिनेता नहीं थे। जब करने की ही चीज है उनको पढ़ने की क्या जरूरत है? हाँ, हम जो है जाके हम पेंटिंग समझने की कोशिश क्यों करते हैं? वो भी तो एक्टर्स नहीं है। हम एलाइड आर्ट फॉर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हम दर्शन पढ़ते हैं, हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, बिल्कुल सर। हम अब जो जो हम पॉलिटिकल साइंस को समझने की कोशिश करते हैं, हम इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नींव है इंसानी जिंदगी। अभिनय जो है वो इंसानी जिंदगी के बारे में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, या इनके बारे में आपके अंदर कौतूहल होनी चाहिए। आप जब उसके बारे में जानेंगे तभी जाके, और थिएटर की पढ़ाई तो आप कैसे नहीं करोगे? आप एक नाटक पढ़ो, वो भी तो थिएटर की पढ़ाई है। आपको ये कौतूहल कैसे नहीं हो सकता कि आप जहाँ पे पहुंचे हैं और जो आप काम कर रहे हैं वो कहाँ से आया और कैसे कैसे जो है ना अपनी जर्नी तय करता हुआ आप तक पहुंचा है जो आप कर रहे हो आज की तारीख। बिल्कुल सर। ये कैसे, इसका कौतूहल कैसे नहीं हो सकता? हमारे देश में तो दो चीजों की हमेशा ही कमी रही है ना, एक तो अच्छे हिस्टोरियंस की और दूसरे अच्छे ट्रांसलेटर्स की। अच्छे अनुवादक की हमेशा कमी रही है, जो उस बात को समझ के फिर उसका जो है ना एक सार की तरह से उसको लिखे, उसका एक सार लिखे, उसका शब्द ब शब्द अनुवाद ना करे। अगर आप स्टैनिस्लावस्की की किताब पढ़ेंगे, और वो किताब पढ़ने अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, अंग्रेजी में पढ़ने के बाद उस किताब के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं या जिन लोगों ने उसके ऊपर लिखा है या बोला है, वो उनको सुनिए या उनको पढ़िए, तो एक बात समझ में आती है कि ये सारा जो है एक्सपीरियंशियली गेन की हुई चीजें, जो वो बात कर रहे हैं वो उनका एक्सपीरियंस का निचोड़ है। ये थियरी जो है ना, वो बैठ के अपने घर के कोने में टेबल कुर्सी पे बैठ के जो है ना एक कागज के ऊपर पेन से जो है ना उन्होंने थियरी नहीं उतारी। तो वो अपने एक्सपीरियंस का निचोड़ दे रहे हैं, उसी तरीके से कि हमारे कोई ग्रुप का सरगना होता है, जब आप किसी ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं आपको, आप उनसे कुछ सीखते हैं ना, तो वो अपने एक्सपीरियंस का ही निचोड़ बताते हैं ना कि देख भैया ऐसे चलना चाहिए और यहाँ से ऐसे मुड़ना चाहिए। हाँ, यह आवाज जो है ना इतनी यहाँ पे जो है ना, अगर दूसरा एक्टर, तो ये जो सारा क्राफ्ट की बात है, तो और स्टैनिस्लावस्की जो है बिल्कुल क्राफ्ट की बात करते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि और हमारे हिंदी फिल्मों के जो एक जो अभिनेताओं का, और क्योंकि ये जमाना फिल्म का जमाना है, ये थिएटर का जमाना नहीं, दिस इज नॉट द सेंचुरी ऑफ थिएटर, दिस इज द सेंचुरी ऑफ मूवीज, यू नो। ये 1900 के आसपास से आप समझ लीजिए कि मूवीज का जमाना शुरू हुआ है,
और इवन एज एन आर्ट फॉर्म मूवीज ने जितना लोगों पे असर किया है हम्म और लोगों पे असर किया है, हर चीज पे असर हम्म किया है, तो हम्म हमारा कई बार कई फिल्मी गानों से हो जाता है। और ये हम्म इस थिएटर का असर जो है वो लोग पारसी थिएटर वगैरह कहते रहते हैं, हम्म लेकिन वो पीरियड था जब से जो है ना थिएटर का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उससे पहले मेरे ख्याल से थिएटर का एक बहुत बड़ा असर रहा है, क्योंकि थिएटर ही थिएटर था, फिल्में बिल्कुल थी सर, नहीं। बिल्कुल सर। तो अब हो ये गया है कि अब जब एक्टरों से बात होगी तो वो फिल्मों में आए हुए एक्टरों से ही बात होगी। प्योर हम्म थिएटर करने वाले एक्टरों से तो कोई बातचीत होती नहीं है। हाँ, प्रेस वाले तो नहीं हम्म करते, कम से कम क्यों करेंगे भाई? उनको हम्म बेचना होता है, उनकी मैगजीन बेचनी होती है, उनको न्यूज़पेपर बेचना होता है। उसमें कौन थिएटर का नाम, कोई अभिनेता 35 साल थिएटर कर रहा है तो उसको कौन सुनेगा, कौन उसकी बातें सुनेगा? तो तो अब फिल्म वालों का प्रॉब्लम क्या है? देखिए, फिल्म जो है वो एक ऐसी विधा है जिसमें अभिनय जो है वो धुरी में नहीं, फिल्म हम्म मेकिंग की विधाओं की धुरी पे अभिनय नहीं। अभिनय एक बहुत अहम उसका हिस्सा है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एकदम धुरी पे अभिनय नहीं। हम्म धुरी हम्म पे वो निर्देशक बैठा हुआ है जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। अभिनय जो है वो एक हिस्सा मात्र है फिल्म मेकिंग प्रोसेस का। अभिनेताओं के बिना भी फिल्म बनाई जा सकती है और फिल्म फिल्म ही कहलाएगी उसके बाद। अभिनेता के बिल्कुल। बिना थिएटर नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं नाटक सर, को नाटक एक्टर्स। कहलाने के लिए अभिनेता की जरूरत पड़ेगी। स्क्रिप्ट राइटर के बिना हो सकता है, डायरेक्टर के बिना हो सकता है, सबके बिना हो सकता है, लेकिन ऑडियंस और एक्टर के बिना तो नहीं हो सकता। ये बात तो नहीं सर, पहले से तय है ना। बिल्कुल सर। अब ये जो अभिनेता है, जो फिल्म के अभिनेता है, उनके लिए अभिनय का एक गहरा अध्ययन जरूरी नहीं है, क्योंकि द रिजल्ट मैटर्स। हम्म कैमरे हम्म का छप के आ रहा है, उनकी उनका नाम, उनका जो भी जिस तरह के जो है ना वो अच्छे कहलाते हैं, बुरे कहलाते हैं, वो तो फिनिश्ड प्रोडक्ट के ऊपर कहलाते हैं ना। वो जो बिल्कुल जो बिल्कुल। आता है सामने हम्म दर्शकों के सामने हम्म नजर, तो उससे तो वो जब ये बात करते कि हम तो स्पॉन्टेनियस एक्टर है, हम स्पॉन्टेनियस एक्टर हैं, हमको ये मेथड नहीं समझ में आता। अरे भैया, स्पॉन्टेनिटी जनरेट करने का एक तरीका मेथड है। आप जो बोल रहे हो पूरी तरह से उल्टी बात है। आपने पढ़ाई हम्म नहीं है ना। पढ़ाई किशोर नहीं है, नमित पढ़ाई नहीं है आप। आप हाँ किशोर नमित ठाकुर के स्कूल में गए थे, उन्होंने दे दिया आपको किताब एक्टर प्रिपेयर्स। आप वो हाँ किताब बगल में दबाए घूमते रहे हाँ 4 दिन, उसके बाद वो हाँ किताब को रख दिया कोने में। जब हाँ। आपको दिखाना होता है कि आप एक्टिंग के बारे में बहुत सीरियसली सोचते हैं, उस दिन वो किताब आप बगल में दबाए फिर से लेके निकलते हैं। बाकी तो आपने देखा ही नहीं है ना, आप देखते ही नहीं है, तो आपको कैसे पता बिल्कुल चलेगा? तो बिल्कुल सर। ये ट्रेंड जो है ना, और थिएटर के लिए ये बहुत घातक। थिएटर में जो है ना, आदमी अगर एकेडमिक से हटेगा, वो अगर समझे बूझे बिना जो है ना उस बात करेगा। को रिजेक्ट करेगा, तो ये हम्म। थिएटर के लिए बहुत, थिएटर अन एकेडमिक लोगों के लिए नहीं है। नहीं है थिएटर सर। 10वीं फेल लोगों के लिए नहीं है। थिएटर जो है बिल्कुल। ना, अव्वल के जब 70 के दशक में नांदीकार नाम से रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता वगैरह, इन लोगों ने, अजितेश हम्म। बंद, इन लोगों ने ग्रुप तैयार किया था। हम्म तो ये सारे कलकत्ते में उस जमाने में भारत का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हुआ करता था, प्रेसिडेंसी कॉलेज। हम्म कॉलेज के सब मेरिट लिस्टेड स्टूडेंट्स थे ये सारे। विभाष हम्म चक्रवर्ती, रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता, अजितेश बंदोपाध्याय, ये सारे मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट थे वहां पे। हम्म और ये ऐसे इतने ब्रिलियंट लोग थे, ये साथ में लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए थे। हम्म तो ये रात को बैठ के जो है ना पार्टी के पोस्टर्स लिखते थे, हम्म सुबह कॉलेज अटेंड करते थे, शाम को रिहर्सल करते थे, उसके बाद भी इनका मेरिट लिस्ट में नाम आता था। दीज वेर द क्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड हम्म फॉर थिएटर। ये उनको और दुनिया में कुछ सूझा नहीं या कुछ करने के लायक नहीं, इसलिए थिएटर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो थिएटर बिल्कुल जो सर। है ना उनके लिए है ही नहीं। आप कुछ और कर लीजिए भाई, खेती बाड़ी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप जो है ना हम्म थिएटर नहीं कर पाइएगा अगर हम्म आपको जानकारी, आपके अंदर अगर बेसिक कौतूहल नहीं है, जहाँ पे यस सर। आपको, जो आपको प्रेरित करे जानकारी हासिल करने के लिए, आप तो थिएटर मत कीजिए, आप कुछ और कर लीजिए। बिल्कुल ये मेरी बिल्कुल गुजारिश। बिल्कुल सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, क्योंकि क्योंकि सर जो 4 साल का समय आपने
थिएटर को स्टडी करने में बिताया, और उसके साथ साथ आपने जैसे ये बात को भी एडमिट किया कि आप फिर उसका प्रैक्टिकल भी किया करते थे। और सर ये एक्टर्स के दिमाग से ये बात सच में आज के समय में निकालना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है कि एक्टिंग का आपकी पढ़ाई लिखाई करने से कोई मतलब नहीं है। ये एक्टर्स ने थोड़ा सा बहुत ही गलत वे में कर लिया है कि हमें एक्टर बनना है तो हमको कुछ भी स्टडी करने की, या हमको कुछ भी हिस्ट्री जानने की, हमको क्राफ्ट को समझने की, पढ़ने की नीड नहीं है। ये सर उनके दिमाग में बहुत ही गलत इंप्रेशन बना हुआ है। तो सर इसके माध्यम से शायद एक्टर्स को जरूर एक अच्छा जवाब मिला होगा। तो मैं दूसरा सवाल आपसे ये कि 93 से लेकर 2007 तक आपने ये एकजुट थिएटर ग्रुप में रहकर काम किया। कई बार सर ऐसा होता है कि फिर ना एज एन एक्टर बहुत ज्यादा थिएट्रिकल एक्टिंग होने लगती है हमसे, जब हमको बहुत कम भी करना होता है प्ले, बहुत ही सटल प्ले करना होता है, उस टाइम पर भी हम लाउड हो रहे होते हैं क्योंकि हमने इतना ज्यादा थिएटर किया हुआ है। इतना ज्यादा हम लोगों ने, क्योंकि थिएटर में बताते हैं कि आपके एक्शंस बहुत लाउड होने चाहिए, आपके जो आपका जो वॉइस है वो बहुत लाउड होना चाहिए। उसके बाद से जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब आप फिल्मों में आते हैं सर, आपने फिर, क्योंकि मुझे यहाँ तक याद आ रहा है कि 2011 में आपने हॉलीवुड की भी फिल्म आपने की, द एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल और फिर टू, वहां पर तो सर बहुत ज्यादा कम करने की नीड होती है। तो सर वो कभी प्रॉब्लम हुई क्या आपको अपने एक्टिंग में अडेप्ट करने में उस एक्टिंग स्टाइल को, जो कि बहुत रियलिस्टिक है, बहुत ज्यादा नेचुरल है, और जो कि थिएट्रिकल से अलग है? मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये थोड़ा सा आप सब ये कुछ एक इस तरह के डिस्टिंक्शंस हैं जो जी 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 सर। जो हमारे देश में ही है, किसी और देश में नहीं है। मतलब जूडी डेंच जो हैं, जिनके साथ मैं काम कर रहा था, और मेरे जीवन का वो एक जो है ना बहुत बड़ा मुझे लगता है कि अचीवमेंट है कि मैं डेफिनेटली डेफिनेटली कि डेफिनेटली मैं उनके साथ काम कर पाया। वो पिछले 50-60 साल से थिएटर कर रही हैं, अभी भी लगातार करती हैं, 80 साल की हो गई हैं वो महिला। जी जी सर। और साथ में फिल्में भी कर रही हैं। तो जी ये जो लाउड और ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये जी हमारे जी देश में, क्योंकि हमारा जो एक हमारा जो मॉडर्न थिएटर है जी वो जी आया जी थिएटर से। फारसी थिएटर आया, नौटंकी शैली, शेक्सपियरियन जो टूरिंग कंपनीज हैं, जी और जी जी उनके अपनी शैली से जो है ना मुतासिर होकर फिर फारसी थिएटर में हम्म एक अभिनय, वो हम्म स्क्रिप्ट रियलिस्टिक नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल दो बिल्कुल सर। स्क्रिप्ट मेलोड्रामेटिक स्क्रिप्ट। हाँ, हम्म। सो वहां पे मेलोड्रामा की जरूरत भी पड़ती थी। हाँ, वो जो हम्म। फॉर्म, उस फॉर्म हम्म। के साथ कंटेंट का एक सही मिश्रण था। यस सर। ओके। तो आप जब कंटेंट चेंज करेंगे, आपको फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। अगर इसको इस तरीके से देखें कि अगर आप उस्ताद राशिद खान से देखा हम्म ना है रे, सोचा ना है रे, ये गाना तो नहीं गवा सकते ना। या बिल्कुल सर। खई के पान बनारसी वाला तो नहीं गवा सकते ना। उसके लिए किशोर कुमार की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उस्ताद राशिद खान जो है किशोर कुमार से कमतर सिंगर हैं। वो तो हम्म। उस्ताद हैं, लेकिन वो अपने विधा में इस लेवल पे घुस गए हैं कि उनके लिए अभी ये करना, आप जो है ना, कोई अगर मान लीजिए तैराक है और वो ओलंपिक में जा रहा है, और उसके सामने आप एक बच्चे को ले आए 3 साल का और बोले कि इसको जरा स्विमिंग सिखा दीजिए, तो वो बौखला जाएगा, वो कैसे सिखाएगा। अब उससे, उस पूरी बात से वो बहुत आगे चला गया है। तो उसी तरीके से वो म्यूजिशियन जो हैं वो तो हमारे जो थिएटर में ये वाली जो बात है ना, देखिए रियलिज्म जो है ना, ये भी तो एक इज्म ही है ना। यस जैसे, सर। हाँ, और रियलिज्म बहुत नई चीज है। हाँ, आज से 200 साल पहले की चीज है यस ना सर। थिएटर इब्सन में। इब्सन वगैरह के टाइम से। यस सर। और उसमें भी जो नेचुरलिज्म जो एक्टिंग में आई, जी वो सर। तो मतलब रियलिस्टिक प्लेस में वो चेकअप के प्लेस करते रहे स्टानिस्लावस्की, और वो पूरा एक वो हमारी जानी यस सर। पहचानी। यस सर। तो अब हमारी जो हिस्ट्री रही जी थिएटर सर। की, जी और सर। हमारी जो ये जो जर्नी रही है थिएटर की, वो वेस्टर्न थिएटर से अलग रहा है। हमारा सेंस ऑफ एस्थेटिक्स अलग रहा है। इसका मतलब ये दोस्तों, आप जामा तो कुछ भी पहना सकते हैं उसको, आप चाहे लाउड जेस्चर्स का जामा, एक स्टाइलाइजेशन का जामा या रियलिज्म का जामा पहना है,
जब तक उसके अंदर की आत्मा सही है, आप अंदर जो है वो ट्रुथ लेके चल रहे हैं, जब तक आप उस 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 जगह पे मौजूद हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आप जब तक उस कैरेक्टर में मौजूद हैं और वो कैरेक्टर जिस सिचुएशन में है उसमें मौजूद है, तब तक ये बात मैटर नहीं करता है कि आप जो है ना उसके बाद उसकी जो क्या कहते हैं मैनिफेस्टेशन है, उसको हम जिस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं वो व्यक्त करने का तरीका क्या है। यस सर, बिल्कुल। आप जब नकली दहाड़े मार मार के रोएंगे ना तो वो मेलोड्रामा लगेगा, वो नकली लगेगा। आप अगर आप वो ट्रुथ लेके चल रहे हैं, उसके बाद आप भले ही दहाड़ मार के रोइए, लेकिन वो कभी भी जो है ना गलत नहीं लगेगा, वो फेक नहीं लगेगा, वो बिल्कुल। से अभिनेता वो तो मेलोड्रामेटिक अभिनेता थे ना, लेकिन हमें आज भी उनका काम जो है ना, अब धरती कहे पुकार के नाम से फिल्म में कन्हैया लाल का अभिनय देखिए, लोग मदर इंडिया और ये वो की बात करते हैं, उनका जो है ना कई मिमिक्री आर्टिस्ट कॉपी भी मारते हैं, लेकिन आप धरती कहे पुकार में उनको कन्हैया लाल को देखिए, या आप लीला मिश्रा को देखिए, ये सब पुराने थिएटर के कलाकार, हाँ पुराना थिएटर करते थे ये। लीला मिश्रा तो बाकायदा नौटंकी कंपनी में काम करती थी पहले, लेकिन और इनके अभिनय में वो शैली आपको दिखेगा, फिल्मों में भी दिखेगा, लेकिन आपको कभी भी जो है ना वो पैच नहीं लगेगा कि देखिए दिलीप कुमार तो ऐसे कर रहे हैं और ये देखिए ऐसे, आपको कभी नहीं लगेगा। या बलराज साहनी तो इतने रियलिस्टिक अभिनेता हैं और उनके सामने देखिए ये कितने जो है ना अटपटे लगे, आपको कभी अटपटा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो डिस्टिंक्शन है ना, ये डिस्टिंक्शन इसलिए आता है कि कई लोग, और दिक्कत, आप जो दिक्कत के बारे में आप पूछ रहे थे, दिक्कत यही है, दिक्कत ये है जो थिएटर वालों की दिक्कत होती है, मुझे लगता है कुछ थिएटर वालों कि वो जो है ना, क्योंकि फिल्म का मीडियम इतना ज्यादा टेक्निकल है ना, इतने है, तो वहां पे वो जो है ना अपने कंसंट्रेशन का लैप्स की वजह से जो है ना उस सच्चाई को, या वो जो जिसको बोलते हैं ना टू बी वन विद द कैरेक्टर, उस बात जो है ना वो कैरी नहीं कर पाते हैं, फिर वो टेक्निक में लग जाते हैं, वो क्राफ्ट में लग जाते हैं कि अभी रोने का सीन है तो रोनी सूरत बना ली, अभी हंसने का सीन है तो हंसी वाली सूरत बना ली, अभी रोमांटिक सीन है तो भावुक सूरत बना, तो वो जो है ना उस वाले एक्टिंग इन जनरल जिसको बोलते हैं ना, एक जनरलाइज्ड एक्टिंग, उसमें घुस जाते हैं, तो वो उस वजह से नकली लगने लगते हैं। तो वो एक विधा से यूज टू होने की बात है। आप जिंदगी भर जो है ना पेपर पे वाटर कलर से पेंटिंग बनाते रहे, अचानक आपके सामने ईजल पे कैनवस रख दिया गया है और ऑयल पेंट रख दिया गया है और कह रहे हैं कि पेंटिंग बने, तो आपको उस विधा से यूज होने में थोड़ा सा समय लगेगा ना। डेफिनेटली सर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेंटर खराब, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप एक दूसरे विधा में गए हैं, तो वहां पे पेंटिंग करने के लिए जो चीजों की जरूरत है उन चीजों को आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा और फिल्म क्योंकि एक व्यावसायिक विधा है, तो वहां आपको कोई समय नहीं देता ये आप समझें, ये आप बूझें और फिर आप काम कर पाए, इसका आपको कोई समय नहीं देता। हाँ, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती। और दूसरी बात ये होती है कि फिल्म का डायरेक्टर जो है उसके एक्टिंग की समझ जो है बहुत बेसिक समझ होती है, क्योंकि वो उसका काम नहीं है, इसलिए नहीं कि उसकी काबिलियत की कमी है, वो उसका काम नहीं है, उसको रिजल्ट से मतलब होता है। उसके वो जो एक्टिंग का जो एक प्रोसेस होता है जिसपे हम लोग थिएटर के रिहर्सल में खूब सारा काम करते हैं ना, थिएटर की रिहर्सल होती ही तो इसलिए है ना कि हम नाटक को धीरे धीरे एक मतलब रेत के किले की तरह जो है ना हम धीरे धीरे उसको बनाते हैं, और वो उतना ही डेलिकेट होता है कि कभी भी वो टूट जाएगा, तो उसको हम धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी एक पूरी प्रोसेस होती है जिसको हम रिहर्सल प्रोसेस कहते हैं। उसकी तो कोई स्पेस ही नहीं है ना फिल्मों में, तो इस तरह से दिक्कतें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ गेटिंग यूज्ड टू। थिएटर में आपके जो ये है, आपके जो क्राफ्ट है वो बहुत आपको स्ट्रांग बना देता है, ये इस एडवांटेज के साथ आप वहां जाते हैं। लेकिन आप क्राफ्ट के सिर्फ भरोसे मत रहिए, आप अपने दिलो दिमाग को उसमें डालिए,
जब आप दिलो दिमाग को डालेंगे तो फिर आप जैसे भी अभिनय करेंगे वो अभिनय में सच्चाई झलकेगी, और जब सच्चाई झलकेगी तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप वहां लाउड हो गए थे या वहां आप जो है ना रियलिस्टिक हो गए, तो वो कोई बात है बहुत ज्यादा। सर ये कई बार ऐसा होता है सर क्योंकि ये बात बहुत सही कही सर कि हम लोगों को व्हेन व्हेन वी आर डूइंग रिहर्सल ऑफ अ प्ले, इट टेक्स अबाउट अ जी मंथ टू प्रिपेयर वन प्ले। जी और उस एक महीने की रिहर्सल में हम लोग हर दिन कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं जब हम लोग उस कैरेक्टर को बिल्डअप कर रहे होते हैं। तो वो एक महीने का समय लगता है, धीरे 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 आप अपने कैरेक्टर को आकार दे पाते हैं। लेकिन सर ये जो है, ये फिल्मों में आने के बाद ये समय हमको नहीं मिलता है, जो कि बात आपने बिल्कुल सही की। हो सकता है कभी कभी आपको 2 दिन पहले स्क्रिप्ट मिले, हो सकता है कभी कभी आपको ऑन द स्पॉट जाके कुछ सीन्स आपको मिले जो कि आपको उस तरीके से करना है। तो उसमें भी जी। उतनी ही ज्यादा बिलीवेबिलिटी, उसमें भी उतने ही ज्यादा हाँ कन्विक्शन हाँ कैसे लेकर आए हाँ सर? ये शायद एक जो आपने हाँ बात बोली वो यूज टू होने वाली हाँ, चीज है। हाँ। नहीं, मुझे ये लगता है कि जिनकी बिलीवेबिलिटी या जिनके कन्विक्शन को आंका जाता है उनको स्क्रिप्ट पहले से मिलती है। वो तो हम बेचारे जो फुटकर अभिनेता हैं, जिनको जिनके जिनके काम जब आपको स्क्रिप्ट पहले मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब मिर्जापुर कर रहा था, मुझे स्क्रिप्ट जो है ना, मैंने उनको कहा था कि मुझे स्क्रिप्ट, या तो स्क्रिप्ट दीजिए, आपको अगर स्क्रिप्ट देने में दिक्कत है कि क्योंकि हजारों तरह के कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होते हैं उनके, तो उनको डर हम्म। होता है। मैंने कहा कि मैं आपके ऑफिस में आ जाता हूँ, यहाँ बैठ के देखता हूँ, हाँ, या हाँ। यहाँ बैठ के पढ़ूंगा और यहीं से पढ़ के निकल जाऊंगा, मैं ना हाथ में कुछ लाऊंगा नहीं, उस तरीके से भी करने को तैयार, लेकिन आप मुझे स्क्रिप्ट दीजिए। हाँ, हम्म जब आपको, या आपको अगर ऐसा एक रोल दिया गया है जिस रोल की कोई जो है ना इम्पोर्टेंस ही नहीं है, हम्म। मतलब इम्पोर्टेंस सिर्फ उतना है जिस रोल में कि मैं आऊं और सही से लाइन बोल दूं भैया, हाँ, इतनी ही डिमांड है मुझसे कि मैं जो है सही सुर में सही से अपनी लाइन बोल के चला जाऊं एक सीन से। तो उसके लिए वो थिएटर वाला बेहतर करेगा कि कौन करेगा? चाहे 2 मिनट पहले उसको स्क्रिप्ट मिले, उसको सिर्फ लाइन बोल के जानी जब है और सही भावना के साथ लाइन बोल के जानी, वो तो कर ही देगा। इतना तो हर थिएटर वाला जो है ना करता है, अगर उसने थिएटर किया है तो एक खास सालों तक और खास समय तक थिएटर किया है, तो उतना तो उसको आता है, तो वो तो कोई भी कोरे अभिनेता से वो बेहतर करेगा। अब जब आप उसके बाद वाले पादान पे पहुंचते हैं जहां पे आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट मिलती है या ऐसा एक रोल मिलता है जिस रोल की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि वो रोल ज्यादा फोकस में है उस कहानी में, जो है ना उस रोल की कोई एक जो है ना एक जगह है और उसमें ज्यादा फोकस में है, उस जगह पे आपको स्क्रिप्ट मान लेनी पड़ेगी, कम से कम अपने सीन्स मान लेने पड़ेंगे, ताकि आपको उसका संदर्भ तो समझ में आए, नहीं तो आप काम क्या कीजिएगा स्क्रिप्ट पे। हम जो बिल्कुल स्क्रिप्ट में काम करना सीखते हैं थिएटर में, हम जो जी बैक सर। स्टोरी करते हैं किसी कैरेक्टर का, हम जो सब टेक्स्ट में काम करते हैं, उसमें संदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कैरेक्टर का आगे पीछे क्या हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई, तो वो वो हम्म वो तो तभी मिलेगा ना जब आपको कम से कम उसके आगे पीछे के सीन्स, आपको सारी चीजें मिल जाए। आइडियली हम्म स्क्रिप्ट मिल जाए, अगर स्क्रिप्ट देने में बहुत ही दिक्कत है तो कम से कम हम्म आपके सीन्स दे दें, हाँ, या हम्म साथ में नरेट कर दें थोड़े डिटेल में, हम्म। तो फिर आपको समझ में आएगा आप कहाँ पे हैं। और ये जो है मुझे लगता है कि हर एक्टर को हाथ जोड़ के बहुत ही नम्र होके, बहुत ही विनय के साथ ये कहना चाहिए कि मैं ईगो के मारे स्क्रिप्ट नहीं मांग रहा हूं, मैं आपकी फिल्म में बेहतर डिलीवर कर पाऊंगा, मुझे ऐसा विश्वास है अगर आप मुझे स्क्रिप्ट पढ़ा देंगे। अगर बिल्कुल। उसके बावजूद दिक्कत है तो आप मुझे सुना दीजिएगा, नरेट कर दीजिए, मेरे बिल्कुल। सीन्स दे, जब आपके पास वैसा रोल आए जो करना है, अगर ये नहीं करते हैं फिर आप अंधे की तरह जाएंगे सेट पे, और अंधे की तरह तो फिर कुछ भी तो डायरेक्टर बोलेगा कि भाई ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, वो तो आपको पैसे मिल रहे हैं आप कुछ भी कर लेंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उस बात की तो अभी अभी सिचुएशन मेरे ख्याल से बेहतर है, अभी जो है ना अक्सर अगर आपका रोल उस तरह का है जहाँ पे आपके रोल की जो है ना एक एक थोड़ा सा मोरलेस इम्पोर्टेंट रोल है,
तो उस वक्त वो स्क्रिप्ट दे देते हैं या कम से कम सीन देते हैं, एक डिटेल में नरेशन दे देते हैं, तो यस वो सर। सिचुएशन वो बहुत जरूरी है, वो जरूरी यस सर। सर, एक एक्टर सर हमेशा किसी खास तरीके के एक्टर के एक्टिंग स्टाइल से या उसके पूरे पर्सनालिटी से इंस्पायर होता है। ठीक है सर, जो है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी पूरी एक्टिंग स्टाइल को वो कॉपी कर रहा होता है या उनके तरीके से वो काम करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हाँ कि बट उनके काम से बहुत ज्यादा वो इंस्पायर होता है। और तो सर क्या ऐसा कोई अभिनेता, चाहे वो वेस्टर्न में हो या हमारे इंडियन इंडस्ट्री में हो, किसी ने आपको बहुत इंस्पायर किया उसकी हाँ स्टाइल, हाँ एक्टिंग स्टाइल या? हाँ हाँ हाँ। असल में इसमें एक बात है, बात ये है कि मैं अभिनय करने के लिए थिएटर में आया नहीं था। सबसे पहले मुझे थिएटर पसंद था, इसलिए थिएटर में आया था। तो अच्छा। ऐसा एक पूरा मेरे लाइफ का जो है ना, थिएटर के जर्नी का एक पूरा बहुत बड़ा हिस्सा गया जब मैं अपने आप को अभिनेता, विशेषतः अभिनेता ऐसा मानता ही नहीं था। मैं अपने आप को थिएटर पर्सन मानता था, मुझे थिएटर करना था और थिएटर वालों के जुन में शामिल होना था। हाँ, आई वॉन्टेड टू बी काउंटेड एज अ थिएटर पर्सन, और ये मेरी आकांक्षा थी और यही मेरा एम्बिशन था। और जो कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैं थिएटर करता हूँ। हाँ, मैं अभिनेता हूँ, तो मेरे पास अक्सर इस बात का जवाब नहीं होता था कि आपका फेवरेट रोल कौन कौन सा है। हाँ, या कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें आप ये वाला रोल, कि भाई डेथ ऑफ अ सेल्समैन में बिली लोमन का रोल आप करना चाहते हैं, या ऐसा करना चाहते हो, ऐसा करना चाहते हो, तो मेरे पास था नहीं इसका कोई जवाब। क्योंकि मैंने कभी अपने आप को विशेषतः अभिनेता के रूप में देखा ही नहीं था। ये बहुत बाद में था मेरे साथ कि मैं जो है ना अभिनय को लेके, और थोड़ा सा केवल अभिनय को लेके थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हुआ। तो और वो हुआ, मेरी जवानी निकल गई तब तक। मैं जो है ना अपने मतलब अपने समझ लीजिए कि मैं 40 साल के ऊपर मेरी जब उम्र पहुंच गई, उसके बाद मैंने ऐसा सोचना शुरू किया। तो मैं क्योंकि थिएटर उससे पहले काफी सारा कर चुका था, तो मुझे ये समझ में आया कि कोई एक्टर के परफॉर्मेंस, कोई एक्टर से मुतासिर होना जो है ना, उससे प्रभावित होना जो है ना, ये किसी भी दूसरे एक्टर के लिए खतरे से खाली बात नहीं है। ये बहुत खतरनाक बात है। आप अच्छा। आप परफॉर्मेंसेस से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। यस सर, डेफिनेटली। मुझे मर्लन ब्रांडो के, अगर नाम लेने की बात है, मर्लन यस ब्रांडो सर। के कुछ एक परफॉर्मेंसेस बहुत कमाल के लगते हैं। मुझे लगता है कि उसमें स्ट्रीट कार नेम डिजायर जो उन्होंने किया, उसकी बात है, स्टैनली, या उन्होंने स्टैनली का कैरेक्टर। हाँ, या उन्होंने जब लास्ट टैंगो इन पेरिस किया, उसमें जो उन्होंने काम किया है, तो वो काम मुझे बहुत पसंद है। या मैंने जब गॉडफादर 2 देखा, और उसमें जब मैंने इनको देखा, रॉबर्ट रॉबर्ट डिनेरो। डिनेरो। रॉबर्ट डिनेरो, हाँ यस। हाँ, उनको जब देखा कि वो मर्लन ब्रांडो ने जो गॉडफादर 1 में किया, उसका यंग उम्र वो प्ले कर रहे हैं। यस सर, यस सर, यस और सर। मैं पूरी तरह से जो है ना वो हो गया कि ये क्या क्या कमाल की बात है, ये कैसे जो है ना ये आदमी जो है ना, जो है ना कर ले यस रहा सर। है। या स्टेज पे हमने कुछ अभिनेताओं को जब देखा है, उनको काम करते हुए, बम्बई में मुझे सुधीर पांडे जी का काम बहुत पसंद आता है। मैं अच्छा पांडे जी सर। को जो है मेरे 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 वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, स्पेशली हम्म। ऑन। मैंने उनको जो है ना बहुत, मेरे थिएटर की शुरुआती दिनों से वो आईपीटीए में, इप्टा में काम करते थे, बम्बई इप्टा में, उसका हिस्सा। और अक्सर नाटकों में वो और रंजन श्रीवास्तव जी जो है ना, वो दोनों काम करते थे। तो मैं उनको तब से देख रहा हूँ। बाद में उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। मुझे वो बहुत बेहतरीन अभिनेता लगते हैं स्टेज पे, उनके काम पे बहुत वो होता है। कुछ एक काम उनका जो है ना, आखिरी पेशी, जो लास्ट अपॉइंटमेंट, जो रशियन नाटक है, उसके अच्छा। आखिरी पेशी नाम से जो है, रमेश तलवार जी ने या बलविंदर संधू जी ने किसी ने डायरेक्ट किया था, और उसमें ये काम किया, बहुत बेहतरीन काम था। और अच्छा। तो उनके इस, तो मुझे लगता है कि कुछ एक्टरों के कुछ काम, रॉबर्ट डिनेरो का हर काम मुझे अच्छा नहीं लगा जीवन में, ना मुझे मलम का हर काम अच्छा लगा है। उसी तरीके से हम जब नसीर भाई की बात करते हैं, नसीर भाई का हर काम हमें थोड़ी ना अच्छा लगा है।
हमें कुछ काम बहुत, मुझे मंडी में उनका काम बहुत बेहतरीन लगता है। या मैंने जब आक्रोश देखा, ओमपुरी सब लोग बहुत तारीफ करते हैं, ओमपुरी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मुझे नसीर भाई का काम जो है उसमें बहुत ही कमाल का है। तो इसी तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम परफॉर्मेंसेस पे ध्यान दें बजाय कि परफॉर्म, है ना। वो सर तो वो बात बिल्कुल इम्पोर्टेंट है सर कि इसीलिए मैंने वो मिमिक करने की बात मैंने नहीं की उनकी, मतलब हाँ परफॉर्मेंस ऐसी कौन सी जो आपको बहुत इंस्पायर कर जाती है, लगता है कि ये क्या काम हो गया। हाँ ऐसे ऐसे तो बहुत सारे बहुत काम है, किसी एक का नाम लेना बहुत मुश्किल है। बहुत मुझे साउथ की कुछ फिल्मों में कुछ लोगों का काम जो है ना, मुझे हम लोगों की विडंबना ये है ना कि हम कहते हैं अपने आप को थिएटर वाले, लेकिन हमें अलग अलग भाषा के थिएटर देखने के मौके बहुत कम मिलते हैं ना। फिल्मों का रीच ज्यादा है तो हमें फिल्में देखने को मिल जाती है, तो अभिनेताओं को हम फिल्मों के जरिए से ज्यादा देखते हैं, थिएटर के जरिए से कम देख पाते हैं। लेकिन मुझे जैसे द्वारिका प्रसाद जो हैं, जो एक जमाने में हबीब साहब के ग्रुप में काम करते थे, बाद में बम्बई आ गए थे, और भारत भवन में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत ही कमाल के अभिनेता माने जाते चरणदास थे। चोर वगैरह में थे वो, मतलब बहुत सारे नाटकों में थे। वो पांडवनी भी परफॉर्म करते थे वो। अच्छा अच्छा एक वेदवती स्टाइल होता है, दो स्टाइल होते हैं पांडवनी में, एक कापालिक स्टाइल, एक वेदवती स्टाइल। वेदवती स्टाइल बैठ के पांडवनी सुनाई जाती है, तो वो जो है अच्छा ना, वो करते थे परफॉर्म, और बहुत ही कमाल। मैंने उनको पहली बार देखा था, बस बोल्ड ओवर कि कोई अभिनेता, और छोटे कद के, छोटे मतलब ना मोटे ना कुछ, एवरेज जो है ना एक आदमी, जब लेकिन जब वो स्टेज पे जाता है और वो जब हाथ में अपना एक तारा जो है ना ऐसे पकड़ के दो तारे को लेके चलता है, तो हमें लगता है कि भीम गदा लेके चल रहे हैं बात करते हुए जो है ना, और बैठे बैठे ही वो परफॉर्म करते थे, और ऐसा कमाल उनका परफॉर्मेंस। उसी तरह से हबीब साहब के ग्रुप में रविलाल सांगड़े थे, वो आते थे, वो रागी बनते थे पंडवानी में। हाँ, बहुत ही बढ़िया। रवि भाई तो अभी भी है, भोपाल में काम करते हैं। हालांकि मतलब एज हो गई है, और तबीयत जी सर। तबीयत जो है ना मेरे ख्याल से थोड़ा सा, तो ऐसे हमने सुना बहुत है अपने सीनियर अभिनेताओं के बारे में। आलोक चैटर्जी के अभिनय के बारे में हमने खूब सुना है, मैं मुझे कभी देखने का मौका नहीं मिल पाया। हालांकि अभी वो नटसम्राट में है, जैन नट रेड्डी सम्राट अभी के, मुंबई में आया था सर, हाँ उसके शोज। लेकिन मुझे मुझे मैं देख नहीं पाया, और मुझे इस बात का अफसोस है। लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत ही कमाल का देखा है सर, काम मैंने करते मैंने देखा है सर, वो बहुत कमाल का अद्भुत अभिनय किया है हैं। उन्होंने उसमें। वो बहुत अच्छा। अभिनेता बहुत ही कमाल के माने जाते हैं। इसी तरीके आलोक से चैटर्जी। हमने कभी जो है ना स्टेज पे मनोहर सिंह जी को देखा नहीं। तुगलक। हाँ, हम्म। हमने नसीरुद्दीन शाह को देखा है जिस अभिनय करते हुए स्टेज पे। हाँ, और आइंस्टाइन वगैरह में प्ले में तो हाँ आइंस्टाइन है और कई सारे प्लेस हैं। फादर किया उन्होंने पिछले दिनों, या और भी नाटक किए, हमने देखा वो फादर बहुत। फादर किया उन्होंने, कई प्ले फादर और कई सारे। मुझे मनोज पावा और सीमा पावा बहुत अच्छे लगते हैं, उन दोनों को मैंने नजीर भाई के ही नाटक में देखा, जिसमें चुटकाई की कहानियां वो करते हैं। हाँ देखा सर, देखा है। और बहुत बहुत ही उसमें कमाल। दोनों जो है ना, सीमा मैम और पावा सर, दोनों जो है ना बहुत ही कमाल का काम करते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर सर मैं डिफॉल्ट ड्रामा का प्ले धूम्रपान देखने का मुझे वो मौका मिला था। और डेफिनेट सर जब मतलब आज आपका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मतलब आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि, लेकिन उस टाइम पर जब मैंने आपकी कभी भी लाइक एंट्री हो रही थी, आप आके मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये एक्टर आता है और उसके लिए बात करके चला जाता है, एक्टिंग ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो मुझे सर इतना ज्यादा मतलब लगा कि भाई, और वो कुछ एक्टर्स होते हैं ना जिनका बार बार एंट्री का फिर वो वेट किया जाता है, और थिएटर में होने के बाद भी इट वाज सो नेचुरल, इट वाज सो अपीलिंग, और इट वाज सो रियल टू लाइफ। को लग ही नहीं रहा था कि एक्टिंग हो रही है, बिल्कुल वो बातचीत के तरीके से पूरा उस, अदरवाइज सारे एक्टर्स से बहुत अच्छा काम किया उसने। बट सर मुझे वो प्ले आपका धूम्रपान मेरा वन ऑफ माई फेवरेट प्ले है। एक और भी दिल्ली पर स्टोरी पर आप लोगों ने सर किया था, दिल्ली में क्राइम को लेकर दो पुलिस वाले थे, वो प्ले का मुझे नाम में भी, हाँ कांड। वो, यस यस सर, वो प्ले भी मुझे लाइक बहुत पसंद आया था। बट धूम्रपान तो बहुत ही ज्यादा सर मुझे फेवरेट प्ले है, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट प्ले। अच्छा सर, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर परफॉर्मेंस के टाइम पर ना एक बहुत बात ये बात कही जाती है कि एक्टर को ईज में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट
परफॉर्मेंस के टाइम पर देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रेशर, कि पूरा यूनिट वहां पर है, ऑडियंस है वहां पर आपको जो देख रही है, या बहुत तरीके के और भी डिस्ट्रैक्शन है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस टाइम पर परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर तभी निकल सकती है एक एक्टर जब अपने ईज को बना के कर पा रहा है। तो सर, आप कैसे अपने आप को ईज में रख पाते हैं इतने अलग अलग प्रेशर के होने के बावजूद? तो मैं हम लोग थोड़ी देर ऐसे, मैं ये नहीं चाहता कि बात बहुत ज्यादा एकेडमिक हो जाए, लेकिन इसके ऊपर जो है ना, स्टैनिस्लावस्की ने खास बहुत सारा लिखा है। उनकी किताबें अगर कोई पढ़ता है, यस सर, अगर वो कवर और कंसंट्रेशन ऑफ एक्शन की बात करते हैं, और उन्होंने जो है ना, जैसे रिलैक्सेशन के बारे में, कि जो मसल्स, अभिनेता का पहले मुश्किल होती है ना कि हाथ कहाँ रखे वगैरह, जो एकदम शुरुआती दौर में जो होता है ना कि हाथ का कॉन्शियसनेस है, तो उसके वो मुझे उनकी किताब पढ़ने के बाद पता चला कि असल में आपके कंधे जाम हो जाते हैं। कंधों में टेंशन होता है तो आपको जो है ना, हाथ का जो है ना, कंधे के मसल्स अगर आप दिमागी तौर पे सोच लेंगे कि रिलैक्स कर लूं, तो आपको अचानक हाथ का कॉन्शियसनेस जो है ना, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, देखिए इसकी तो आदत पड़े। आप जब एक काम सतत करते रहते हैं तो कैसे आप ईज में आए, इसकी एक वो तो एक आदत की भी बात है ना। एक कोई चीज आप प्रैक्टिस करते हैं तो जो है ना, अभी हमें दांत मांजना किसी को सिखाना थोड़ी ना पड़ता है, क्योंकि जो है ना वो तो अभी जो है ना, सोचे समझे बिना हाथ एक खास तरीके से चलता है। तो उसी तरीके से जो है ना, मुझे लगता है कि एक तो आदत की बात है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप जब बात घूम फिर के वही आती है कि एक्टर का, जैसे क्लासिकल सिंगर बोलता है ना कि सा सबसे इम्पोर्टेंट है, हाँ, षड्ज सबसे इम्पोर्टेंट। सा अगर आपको मिल गया तो आप जो है ना नी तक पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं। आपको सा जो है ना, सा साधना सबसे ज्यादा। अभिनेता सा जो है वो कैरेक्टर, जो चरित्र होता है, जिस कैरेक्टर को आप खेल रहे हैं, अगर आप उसके साथ एक हो गए हैं तो आप फिर कंसंट्रेट उस पे कर रहे हैं ना, अर्जुन की तरह जो है ना, आप जो है चिड़िया की आंख ही देख रहे हैं। फिर कौन आपके सामने से गुजर रहा है, आपके पीछे से गुजर रहा है, कौन घर जाके जो है ना हाथ पैर हिला, हाँ कोई आपको जो है ना परेशानी करने के लिए ऐसा करने लगे तो अलग हाँ होता है, तो वो एक अलग बात। लेकिन जो है ना, जैसे मैं मुक्तिधाम नाम से एक नाटक था, और नाटक में ये था कि मैं पूरे नाटक में इंक्लूडिंग इंटरवल मैं एक उस पे बैठा रहता था। सीन होता था तो मैं वो ऊपर से एक रोस्ट्रम सा था और जिसके ऊपर जो है प्लेटफॉर्म लगाया गया था, वहां बैठ के मुझे पूजा पाठ करनी होती थी। और मेरे सीन में मैं नीचे आता था, मैं परफॉर्म करता था, फिर वहां जाके बैठा, और मैं इंटरवल में भी बैठा रहता था वहां पे। हाँ, और सारा मेरा जो कर्मकांड है वो पूजा पाठ का और भभूत लगाना, सारी चीजें वो चालू रहता था इंटरवल के दौरान। मैं बिल्कुल कैरेक्टर में रहने की कोशिश। अब ये लोग जो है, जो बदमाशी करने के लिए हमारे जो बाकी साथी हैं, वो इंटरवल में ऐसे आके, और वो क्योंकि एकदम विंग के नजदीक जो है ना, अब स्टेज राइट में जो है एकदम विंग के नजदीक लगा हुआ वो है, तो वहां पे वो जो है ना, वो विंग से आके जो है ना, दादा कॉफी लेके आई, हाँ पीछे ऐसे जो है ना, इस तरह के वो लोग जो है ना बदमाशी करते थे। तो अगर मतलब ऐसे कोई कर रहा है तो अलग बात, लेकिन वॉकिंग नहीं, तो अगर आप चरित्र के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं, एक जिस्म दो जिस्म हो चुके हैं सर, हाँ, तो आपको ये कंसंट्रेशन का फिर लैप्स नहीं होगा, और फिर जो है ना, फिर हम सारी चीजें उस चरित्र के अंदर रहते करके, और ईज तो है फिजिकल ईज की बात है, जिसके लिए आपको एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे, आपको जो है उसकी तैयारियां करनी पड़ेंगी। आप रिहर्सल में हर दिन अपने आप को चेक कीजिए। ईज के लिए जो एक्सरसाइजेस है, जैसे कि कंधे के मसल्स रिलैक्स करने हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बहुत सारी हैं। अपने बॉडी को टेंशन देना, और टेंशन के बाद फिर रिलैक्सेशन देना, ताकि आप बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हों और एक्सपैंड हो। उसकी जो कोशिश है, उसके लिए जो एक्सरसाइजेस हैं, हमारे एक्टरों की बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, बहुत वो सारा आपको वो आप कीजिए रिहर्सल के दौरान, रिहर्सल शुरू करने से पहले,
एज वार्म अप एक्सरसाइजेस उनको कीजिए, उससे उससे आपको धीरे फिर उस बात के लिए तैयार होगा कि आपका शरीर रिलैक्स रहे। यस। और दिमाग को रिलैक्स करने का मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक तो सिंगल माइंडेड कंसंट्रेशन होना चाहिए। आप अपना कंसंट्रेशन मत तोड़ने दीजिए, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए कि आप कैसे जो है ना, चाहे उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन कंसंट्रेशन का मतलब होता है सस्टेन्ड अटेंशन। आप किसी चीज पे लगातार, तो वो कैसे करें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे नजदीक बात यह है कि आपको अपने चरित्र के साथ एक होना पड़ेगा। आप अगर चरित्र के साथ हैं, उसको एक आउटसाइडर की तरह अप्रोच नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक आप ही हैं वो इंसान, देखो वो एक अलग इंसान है जो मैं करके तुम्हें दिखाता हूं कि ये इंसान ऐसा करता है, इस अप्रोच के साथ जब आप नहीं कर रहे हैं, हाँ, आप जब इस अप्रोच के कि ये मैं ही हूँ और मेरे ही साथ ऐसा हुआ है और मैं ही इसको, तो आपका ईज बना रहेगा, वो जो है ना आपका नहीं जाएगा। तो सर ये आपका अपना भी कुछ एक कोई क्राफ्ट है क्या किसी भी चीज को अप्रोच करने का, जो कि कई एक्टर्स का बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता है कि मैं बहुत स्पॉन्टेनियस एक्टर हूं या उस तरीके से करूंगा, या आपने भी सर कुछ कैरेक्टराइजेशन के लिए क्या आपने भी अपने लिए कुछ क्राफ्ट या कुछ तरीके इजाद कर रखे हैं क्या? मैं तैयारी इस तरीके से करता हूँ। जो जो मुझे लगता है जो 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 एक हमारा जो मॉडर्न थिएटर में जो एक एक जो हमारा तरीका है एक कैरेक्टर को प्रिपेयर करने का, वो तो मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए। खासकर हम जो थिएटर वाले हैं, जिन्होंने थिएटर किया है, जिनको ये पता है कि भैया इनके परिवार से शुरू करते हैं, चाहे स्क्रिप्ट में ना हो, तो स्क्रिप्ट में हम क्लूज ढूंढते हैं किसी कैरेक्टर का कि भाई स्क्रिप्ट में कोई रेफरेंस है क्या इसके, हाँ, इसके बैकग्राउंड का, तो भाई उसको और स्पेसिफिक में जाते हैं, उसका एक पूरा हम अपनी एक बैक स्टोरी उसकी तैयार करते हैं। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी बैक स्टोरी से ही उसका जो वर्तमान हम अभी खेलने वाले हैं उसके जवाब मिलेंगे, हमें हमें उसका सबटेक्स्ट मिलेगा कि अगर ये आदमी ऐसे जिंदगी जिया है तो वो फिर इस बात को लेके कैसे रिएक्ट करेगा, या उसके दिमाग में इस बात का क्या असर होगा, और उस असर के तहत वो अपनी बात बोलेगा। नेक्स्ट बात जो मेरा डायलॉग है वो मैं बोलूंगा। तो इस तरह का एक बैक स्टोरी तैयार करने, वो तो हमें हमें पता है, ये एक जनरल तरीका है जिसपे बहुत काम करना चाहिए सबको। मुझे लगता है कि इस काम से नहीं बचना चाहिए, चाहे आप फिल्मों में कर, आप जो है ना बैक स्टोरी तैयार करना, और बैक स्टोरी के तहत आप मतलब आप गिवन्स ले ले, मतलब जो इंफॉर्मेशन है आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, चाहे बातचीत में डायलॉग्स में आए हैं या कहीं भी अगर राइट ब्रैकेट में लिख दिया है, वो ले लें और उसको क्लूज की तरह माने, और उस पे से उसको रेफरेंस पॉइंट बना के आप एक बैक स्टोरी अपनी तैयार करें। उसमें जितना स्पेसिफिक जा पाएंगे आप, वो उतना आपके लिए बेहतर होगा। चीजें जो है ना आपके दिमाग में ही और गठे हुए तरीके से आपके दिमाग में क्रिस्टलाइज होगा, तो फिर आपके लिए आसान। अब इस पूरी चीज को लेके आप जो है ना, फिर आप आ जाइए सब टेक्स्ट पे काम करने के लिए कि ये जो बात कही जा रही है इस स्थिति में जो दूसरे की लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करो। मैं तो वो बेस नहीं जा रहा हूं कि आपको जो है ना अपनी लाइनें शब्द ब शब्द ऐसे याद करनी चाहिए जैसे कि ये आप बोल रहे हैं, ये किसी और की लिखी हुई लाइनें ही नहीं है, वो उस पर तो जा ही नहीं रहा, वो तो करना ही है सब करना। हाँ, इसके अलावा तो है ना जो सामने वाला बोल रहा है उसका आप पे क्या असर हो रहा है। अगर आपकी बैक स्टोरी ये है तो जिस वजह से आप ये लाइन बोल रहे हैं एज अ रिएक्शन, तो आपकी हर लाइन रिएक्शन की तरह निकलेगी। आपकी लाइन जो है ना, हाँ, चाहे वो स्थिति का रिएक्शन हो, चाहे वो सामने वाले के बिहेवियर का रिएक्शन, ये सामने वाले की बोली हुई बात का रिएक्शन, तो फिर आप रिएक्शन की तरह निकलेंगे। और एक्टिंग इज अ क्राफ्ट रिएक्शन, यू रिएक्ट टू अ सिमुलेटेड सर्कमस्टेंस ना। यस सर, यस सर। तो ये दो बातें हैं। मैं पर्सनली ये करता हूं कि मेरे दिमाग में जो बातें चल रही होनी चाहिए एज अ कैरेक्टर, जब सामने वाला बोल रहा है उनको मैं शब्दों में अपने आप को बोलता हूं। जब सामने वाले की लाइनें चलती है, ये ऐसा बोल रहा है, इसका मुझे तो ऐसा लगना चाहिए और मुझे तो ऐसा लगेगा, मैं जो है ना ये क्यों बोल रहा है ऐसा, मुझे क्यों, तो मैं जो है ना शब्दों में उनको अपने दिमाग में, तो मुझे जो है रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो रिएक्शन अपने आप ही जितना आ जाता है उतना आ जाता है, और उतनी ही की जरूरत होती है। लिसनिंग की बात कर रहे हैं सर आप?
लिसनिंग की बात कर रहे हैं हाँ एक्टिंग में। हाँ, आप जब सुनते हैं तो उसका एक असर पड़ता है ना आपके ऊपर। डेफिनेटली डेफिनेटली सर। तो वो असर क्या पड़ रहा है ये मैं शब्दों में अपने आप को बोलता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बोलता रहता बिल्कुल हूँ बिल्कुल। कॉन्स्टेंट। हाँ, ये बहुत ही अजीबोगरीब तरीका है, ये सबके लिए काम नहीं भी कर सकता है, क्योंकि ये तो हम्म, वो अंधेरा है ना जहाँ सबको टटोल टटोल के अल्टीमेटली अपना रास्ता चुनना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरा ये करता हूँ अक्सर कि मेरा अगर छोटा सा भी रोल है, मैं अपने रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कहानी को जो है ना, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो हो, अपने रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने रोल को जो है ना धुरी में रख के, हम्म। है कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ, चाहे वो छोटा सा ही मेरा रोल क्यों, मैं मेन अच्छा। कैरेक्टर हूँ और मैं जो है ना इसका प्रोटैगनिस्ट हूँ, मैं देख रहा हूँ इस पूरी चीज को मेरे आसपास होते हुए। इस तरीके से जो है हाँ। ना पूरी कहानी को अपने आप को कह लेता हूँ। है, तो उससे हम्म। क्या होता है कि मेरा कैरेक्टर जो है ना कम से कम मेरे दिलो दिमाग में जो है ना बहुत बड़ा हिस्सेदार हो जाता है उसका। और उसका भी एक असर पड़ता है फिर आपके हम्म। परफॉर्मेंस। तो ये दो तीन करता हूँ। सर लास्ट क्वेश्चन बस मैं अभी से आपसे करूंगा। जी। सर नाटक करते समय, क्योंकि आपका एक बहुत ही एक लंबा वक्फा बीता है थिएटर करते हुए, और बहुत सारे आप नाटकों में आपने अभिनय किया है। सर नाटक में एक पूरी जर्नी होती है जो कि हम स्टेज पर कर रहे होते हैं, जहां पर कोई भी ब्रेक नहीं है, जहां पर कोई भी कट नहीं है, जहां पर बस आप है और वो नाटक चल रहा है, वो शुरू होगा और वो खत्म होगा, ये पूरा, और बीच में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो उस दौरान सर वो पूरा आपका जो इमोशन का एक बिल्डअप कंटिन्यूस होता रहता है, और आप वो जर्नी है पूरी जो कि आप बिना रुके आप तय करते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। हाँ, फिल्मों में या जी। इस तरीके के मीडियम में वो चीज नहीं मिलती हाँ, है। तो सर क्या आपको ये लगता है क्या कि चीजें ब्रेक हो रही है, मैं मेरा ये चीज बन रहा है, अब ये बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा, कट हो जाएगा, या फिर से मुझे जीरो से शुरू करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने में मुश्किल होती है सर इस चीज को करने में? नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे लगता है कि ये जो है ना ये मुश्किल नहीं होती। ये जो है ना, क्योंकि देखिए फिल्मों में मैं वही बोल रहा हूँ कि इतना छोटा कट होता है ना, इतना कम होता है। आप चाहे कितने भी बड़ा ब्रेक ले ले बीच में, और अक्सर बड़े हम्म बड़े ब्रेक होते हैं, आपको शॉट के बीच में नहीं होता, लेकिन आपको बुलाया जाता है 10 बजे, फिर आपका सीन शुरू होता है 3 बजे, तो आपकी तो हम्म वैसे ही दिमाग की ऐसी तैसी हुई पड़ी होती है। हाँ, तो हम्म ये यथार्थ है जिससे आपको डील करना पड़ता है फिल्मों में। लेकिन बात इसकी है कि वो जो शॉट के बीच में जो शॉट के बीच में गैप होता है, क्योंकि लाइटिंग एडजस्ट हो रही है, कैमरा बदल रहा है, हाँ वो हाँ सारी हाँ चीजें भाई। होती है ना, वो तो होती है, लेकिन वो जो शॉट होता है वो इतना छोटा होता है कि उतने छोटे वक्फे के दौरान जो है ना फिर से कंसंट्रेट कर लेना जो है ना, अगर वो मान लीजिए आधे घंटे का शॉट होता तो आधा घंटा फिर से कैसे हम कंसंट्रेट कर पाए इतना बड़ा ब्रेक ले लेने के बाद, वो शायद हम्म समस्या हो। लेकिन होता ही है हम्म आधे मिनट का, 40 सेकंड का, 30 सेकंड का, कभी बहुत बड़ा हो गया तो 1.5 मिनट का, इससे ज्यादा यस बड़ा तो सर। कोई शॉट होता नहीं है। तो उतने दौरान के लिए जो है ना कंसंट्रेशन पकड़े रखना मुश्किल नहीं होता है। उस दौरान के लिए तो फिर ब्रेक हो गया तो ब्रेक हो गया। तो हो जाता है, हो जाता है। और कई डायरेक्टर्स हैं जो अगर जिनका अभिनय पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान है, और आपको बहुत ही मजा आ जाएगा ऐसे लोगों के साथ काम करने में। जैसे सुभाष कपूर हैं, उनके हम्म साथ मैंने अभी एक फिल्म करी है, वो फिल्म रिलीज हम्म होने वाली है। हम्म। वो बहुत अभिनेताओं के साथ काम कर, अच्छा। तो आपको एक अलग लेवल पे मजा आता है, क्योंकि वो जो है ना 2-3 टेक तो ऐसे ही देते हैं अभिनेता को हम्म। कि हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अभी मेरे ख्याल से और 2-3 टेक लेंगे ना तो हम्म। मामला गर्म हो जाएगा। तो देते अरे हैं वाह। आप, आपके पास स्पेस होता है उस बात के लिए। अभी क्योंकि बिल्कुल डिजिटल हो जाने की वजह से जो है ना वो रॉ स्टॉक वेस्ट हो रहा है, और ये वो उसकी बात नहीं है, समय लगता है, लेकिन वो उतना समय लेके चलते हैं। हम्म। और वो जो है ना एक्टर को उतना समय देते हैं कि एक एक टेक है ना, अभी इतने ही है हमारा नाटक, समझ हम्म। लीजिए 30 सेकंड का नाटक है, अब 30 सेकंड हम्म। हमको जो है ना करना है ये कैरेक्टर। तो उसके लिए एक दो बार रिहर्सल हो गई, एक दो टेक और रिहर्सल हो गई कैमरे के साथ, अब जो है आपको परफॉर्म करना है, तो 3-4 टेक में आपका परफॉर्म बेहतर हो जाता है। यस तो यस सर, अगर यस ऐसा सर। डायरेक्टर मिल गया तब तो क्या ही कहने। हम्म लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ, और कई डायरेक्टर होते हैं जो एक्टरों को बहुत ट्रस्ट करते हैं,
क्योंकि वो उनका जो है स्मार्टनेस होता है, वो शायद कास्टिंग ही वैसे करते हैं, उनकी दूरदर्शिता होती है। जैसे कि अनुभव सिंह फॉर एग्जाम्पल, जिनके साथ मैंने आर्टिकल 15 किया, वो जो है ना एक टेक पे ओके बोल देते हैं कई बार। हाँ, और बोलने के बाद जो है ना फिर हमें ही लगता है कि सर और एक टेक ले लेते हैं, और एक टेक ले लो क्या? हाँ नहीं नहीं, ले लेना चाहिए, नहीं तो सब बोलेंगे कि अनुभव सिन्हा जो है ना कैसा डायरेक्टर है, आप ही लोग बुराई करोगे, चलो चलो और एक टेक लो। ऐसे करके वो और लेकिन वो अपने क्राफ्ट को लेके इतने, और उनको उस टेक में से कितना सा हिस्सा चाहिए उस बात को लेके वो इतना क्लियर है कि उनको जो है आपको चाहिए नहीं ज्यादा टेक वगैरह, और वो पूरी तरह से एक्टर को इतना ट्रस्ट करते हैं। तो उस बात का तो है ना, तो ऐसे अलग अलग लोग हैं, जैसे थिएटर में हैं उसी तरह से फिल्मों में, जिनके अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, कि क्योंकि वो हर एक शॉट को जो है ना, हर एक अलग आप परफॉर्मेंस की तरह पकड़ लीजिए, एक एक नया परफॉर्मेंस ऐसे पकड़ लीजिए, तो 30 सेकंड का परफॉर्मेंस है भाई, 30 सेकंड जो है आपको कंसंट्रेट करना है कौन सी चीज। सर बहुत बहुत मजा आया सर आपसे बात करके, और आई एम वेरी श्योर कि हमारी जो भी ऑडियंस है, दर्शक है, वो बहुत कुछ आपके अनुभवों से ले पाएंगे। और खासकर जो कई सारी जो चीजें एक्टर्स अपने दिमाग में ये मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए या पढ़ने से कुछ चीजें नहीं होती हैं, या और भी बहुत तरीके के क्राफ्ट की सर आपने बात की, डेफिनेटली हमारे ऑडियंस को इससे बहुत कुछ समझने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा, और वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। हमें सर भारतेंदु नाट्य अकादमी के परिवार की तरफ से सर आपने यहाँ पर आने का आमंत्रण ये स्वीकार किया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।